हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एनडी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं रिवीजन सीरीज फॉर जीके के लिए पॉलिटी का लेक्चर, जिसके अंदर हम पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। सारी की सारी चीजें फंडामेंटल राइट के आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 को अच्छे से अपन कंप्लीट करेंगे। और मोस्टली जिस भी एग्जाम की आप एनडीए की, भले सीडीएस की और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो आपको अच्छे से इस पार्ट को पढ़ना है और अच्छे से फिर इनके आंसर आपको देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन की मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। उनकी क्लासेस रेगुलर तरीके से आ रही है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से ले जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो ये पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल जैसे कि हमने डिस्कस किया था का पार्ट 1 जो है 1 to 4 था। आर्टिकल 2 जो था, सॉरी, पार्ट नंबर जो 2 था वो हमारा 5 से लेके 11 से था, जो कि सिटीजनशिप का था। अब तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक है, यानी 12 से लेके 35 तक का जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जितने के जितने इंस्पायर्ड और बोरो कहाँ से किया गया है, हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि बिल ऑफ राइट जो यूएसए से था, वहां से हमने इसको लिया था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ यूके भी बोला जाता है। द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी जो सबसे पहले फंडामेंटल राइट सिटीजन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो लिखा गया था वो सबसे पहले यूके के अंदर था, जिसे मैग्ना कार्टा जाना जाता है। और हमने जो इंस्पायर होकर लिया है वो यूएसए से लिया है, जो बिल ऑफ राइट से रिलेटेड है। उसके बाद पार्ट 3 जो है, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है इंडिया के मैग्ना कार्टा से। ठीक है, तो सबसे अगर हम स्टार्टिंग में नॉर्मली बात करें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो ये बोल सकता है क्वेश्चन कि जो बिल ऑफ राइट्स है वो कहाँ से था, तो वो यूएसए से इंस्पायर था अपना। और इंडिया को फंडामेंटल राइट का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सलाइन फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है, तो फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी बहुत सारे नहीं है। फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं कि अपने को सारी चीजों का फंडामेंटल राइट है, सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती है। वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन जितने भी है वो सारे के सारे क्वालिफाइड है, यानी बहुत ही लिमिटेड है। इसके बाद में फंडामेंटल राइट आर नोट सैक्रों कास्ट, आर नोट परमानेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये पवित्र नहीं है। पवित्र का मतलब हो गया कि इन्हें चेंज किया जा सकता है, ये परमानेंट नहीं है। कई बार जब इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे सस्पेंड भी हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आर्टिकल है वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, इसलिए बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोकास्ट। इसके बाद फंडामेंटल राइट आर जस्टिएबल इन नेचर, यानी अगर हम फंडामेंटल राइट के रूप में कोई भी केस लगा हुआ है, अगर हम जुडिशरी के पास जाते हैं तो जस्टिस देगी ही देगी। जैसे हमने प्रेम्बल में पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि प्रेम्बल आर नॉट जस्टिएबल नेचर, यानी प्रेम्बल को देख के अपन जुडिशरी के साथ ये बहस नहीं कर सकते कि ये सब कुछ प्रेम्बल में लिखा हुआ है, नॉट जस्टिएबल है प्रेम्बल। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे जस्टिएबल हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हमें जस्टिस मिलेगा। यानी कैन, जैसे कि हमने बात की थी कि परमानेंट नहीं है, सैक्रोकास्ट नहीं है, तो कैन बी स्नैच ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड मार्शियल लॉ, जो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। क्लियर है? तो आर्टिकल 352 से लेकर अगर 360 की बात करते हैं वो नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड होता है। और मार्शियल लॉ की भी बात करें तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट को रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, स्नेच्ड हो जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करें कि जैसे कि अदर राइट और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या होता है। बहुत सारे राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स भी होते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है। अदर राइट्स की बात करें तो प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उनके द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा गारंटेड किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। सेकंड बात करें अदर राइट्स की, तो ऑर्डिनरी राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, यानी नॉर्मली जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है उनके थ्रू ऑर्डिनरी लॉ को चेंज किया जा सकता है। जैसे हमने सिटीजनशिप एक्ट देखा था 1955 के अंदर, तो वो ऑर्डिनरी तरीके से उन चीजों को पार्लियामेंट चाहे तो चेंज कर सकती है। लेकिन फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए अमेंडिंग की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है, जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है, जो पार्ट नंबर 20 के अंदर आता है। अगर आपको बोला जाए आर्टिकल 368 में कौन से पार्ट में, तो पार्ट नंबर 20 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पार्ट नंबर 20 में
ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें कि नन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी कैन एक्ट इन ऑर्डर टू वोलेट फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को वोलेशन नहीं होता है कभी। इसके बाद अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट आर टर्म्ड एज कॉन्साइसनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा जिसे बोला गया है। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने फंडामेंटल राइट के बारे में बोला था। और उसके अंदर भी जो अपन आगे आर्टिकल पढ़ेंगे उसके बारे में बात हुई थी। लेकिन अगर टर्म की बात हुई फंडामेंटल राइट के बारे में, क्या टर्म डिसाइड की गई है, क्या जो टर्म है वो दी गई है, वो ये बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइजनेस है। ठीक है। उसके बाद में दे सीक टू इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि 6 फंडामेंटल राइट इन इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 6 फंडामेंटल राइट है। स्टार्टिंग के अंदर 7 फंडामेंटल राइट थे, एक को निकाल दिया गया था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच जो भी है वो राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। यानी हमने जैसे पार्ट 3 12 से 35 तक पढ़ा, इसके अंदर भी जो आर्टिकल है उनका एक छोटे छोटे, जैसे कि 14 से लेकर 18 तक का राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। राइट टू फ्रीडम जो है 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर आपका शोषण हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर राइट्स हैं वो आपको 23 से लेकर 24 के बीच दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी फ्रीडम जो है वो आपको 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देता है। ठीक है। जो एजुकेशन का और अपने कल्चर को कंजर्व करने का जो राइट्स है अपने पास में, वो आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 32। तो आपने बोला आर्टिकल 31 कहाँ गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडिटीज, जो आपको रेमिडिटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जो है आर्टिकल नंबर 32 में आता है। तो 6 पार्ट हो गए आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 का जो फंडामेंटल राइट था उसके 6 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। फिर 19 से 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। फिर एक्सप्लोटेशन से आपको आर्टिकल नंबर 23 और 24 देखने को मिलते हैं। फिर 25 से 28 जो आर्टिकल है वो रिलीजन से देखने को मिलते हैं। उसके बाद 29 और 30 जो है वो कल्चर और एजुकेशनल राइट है। और लास्ट पार्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडिटीज जो है वो आर्टिकल नंबर 32 में देखने को मिलेगा। चलिए अब वन बाय वन अपन बात करते हैं थोड़ा सा कि आर्टिकल स्टार्टिंग में क्या था। तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट प्रेजेंट थे, अभी 6 प्रेजेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 31 और 19(1)(f) के अंदर भी राइट टू प्रॉपर्टीज का था, वो हटा दिया गया। उसका सब पार्ट था राइट टू प्रॉपर्टी का जो फ्रीडम का था, उसमें इस चीज को हटा दिया गया है। रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। और आपको याद रखना है कि जब लीगल जो प्रॉपर्टी का राइट जो था फंडामेंटल राइट, उसको लीगल राइट के अंदर कब डाला गया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर। और उस टाइम पे पीएम जो थे वो मोरारजी देसाई थे। और प्रेजेंटली आर्टिकल पार्ट नंबर जो है वो 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 301 के अंदर। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 31 को और 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे उनको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और उन्हें लीगल राइट के अंदर डाला गया था जो कि पार्ट नंबर 12 के अंदर देखने को मिलेगा। और वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 300A है। और ये जो चेंजेस हुआ था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में हुआ था जो कि 1978 में हुआ है। पीएम उस टाइम पे मोरारजी देसाई थे। आगे तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की, क्योंकि आर्टिकल नंबर 11 जो लास्ट खत्म किया था उसके अंदर ये था कि सिटीजन के बारे में कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चीजें चेंजेस है वो पार्लियामेंट कर सकता है। ये लास्ट अपना आर्टिकल था 11। अब 12 के ऊपर बढ़ते हैं, 12 से लेकर 35 वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 जो है वो डिफाइंस द टर्म स्टेट, यानी स्टेट का डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बॉडीज भी आती है, स्टेट के अंदर पार्लियामेंट भी आता है, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। स्टेट एक बड़ा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। जैसे कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जब बात करते हैं तो सभी कंट्रीज को स्टेट की तरह देखा जाता है। तो स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा, स्टेट के अंदर सारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हो गई, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अदर अथॉरिटी जो होगी, वो सारी की सारी जो कि इंडिया के टेरिटरी में आती है वो डिफाइन करती है स्टेट की डेफिनेशन को आर्टिकल नंबर 12 के तहत। ठीक है। यानी स्टेट की डेफिनेशन डिफाइन करता है। अगला नंबर आर्टिकल जो 13 है, एनी लॉ विच इज अनकंसिस्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को
के साथ में कॉन्ट्रैरी है या कंट्रोवर्शियल पैदा कर रहा है, तो कोर्ट उसे डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वॉइड बाय जुडिशरी, यानी जुडिशरी के द्वारा उसे खत्म किया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि जो जुडिशरी होता है वो चेक भी करता है कि जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू क्या वो सही है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो अगर आर्टिकल नंबर 13 से का मतलब यह है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट कंट्रोवर्शियल आता है तो जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जिसके अंदर ऑर्डिनेंस जैसे हो गया, जैसे कि आपको पता है जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है, इमरजेंसी वगैरह लगी होती है, तब जो कानून बनता है वो प्रेसिडेंट बनाता है, तो वो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो जो ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, बाय लॉ हो गया, जो टेम्परेरी लॉ बनाया जाता है रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशंस वगैरह, वो सारे के सारे नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ में कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब आता है अगला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंड होता है वो कोई लॉ नहीं होता है, उसमें चेंज ही कर रहे हैं अपन। जैसे कि केशवानंद भारती केस की बात करते हैं, तो केशवानंद भारती केस के अंदर बात हुई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर इफ डिस्ट्रॉयड दिस इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटेड नल एंड वॉइड। देखिए बहुत ही शानदार बात बोली गई, जिसका डेफिनेशन भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। केशवानंद भारती केस आपको पता है 1973 में हुआ था, और यही वो था जिसके अंदर सबसे ज्यादा जजेस की बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी। और इसमें यह भी डिसाइड किया गया था कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है। तो इसका आंसर दिया गया था केशवानंद भारती केस में कि यस, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर 6 जजेज ने नो बोला था, 7 जजेज ने यस बोला था, और उन्हीं के अकॉर्डिंग बाद में ये बोला गया था कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जस्ट उसके पहले जो 1960 के अंदर अपना एक केस और हुआ था, बेरोबरी यूनियन केस, उसके अंदर यही बोला गया था कि प्रेम्बल नॉट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट चेंज कर दिया गया था। और हमने ये भी बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने फैसले को चेंज कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस में पता है आपको क्या बोला गया? केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि जो चीजें लिखी हुई है ना बेसिक रूप से, उन्हें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक चीजें क्या लिखी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस लॉ। ठीक है, चलिए आगे तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखो पेपर में क्या बनेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए, वो किस केस में बोला गया था? तो आप उस टाइम पे क्या बताओगे कि केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसके अंदर ये चीज बोली गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर वो थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे तरफ चलते हैं, हम देखो आर्टिकल नंबर 14 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, यानी सभी को समानता मिलेगी। हमने पढ़ा था कि 14 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो इक्वालिटी से रिलेटेड है। द ऑल्सो कोल्ड रूल ऑफ लॉ, जो एवी डिसवे ने बोला था। अगर आपको ध्यान हो कि अपन ने यूके से लिया था रूल ऑफ द लॉ, जैसे ये यूके का जो प्रियम्बल था उससे कुछ चीजें कॉपी की गई थी जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ भी था। जैसे कि रिट्स हो गया, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप हो गया, जैसे कि बाइकलिज्म हो गया, जैसे कि ड्यूल गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो गया, पार्लियामेंट्री प्रोविंस जो अपने पास प्रिविलेज मिलते हैं, वो सारा का सारा यूके से अपन ने लिया था, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ भी था। तो आर्टिकल 14 को रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? एवीडीसी ने दी थी। क्लियर है? चलिए अब आता है इक्वालिटी बिफोर दो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये अपन ने यूके से लिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ का देखो बेसिक मतलब क्या होता है उस चीज को आप समझिए कि लॉ से पहले इक्वालिटी दिखाई जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूके है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दोनों व्यक्ति के अंदर एक जो है वो अपर कास्ट से आता है या लोअर कास्ट से आता है, या मान लीजिए कि एक व्यक्ति की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति सेम है, अलग लेवल की है, हाई लेवल की है, और एक ही कम लेवल की है, मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, कुछ भी चीजें हो गई। तो यूके वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने जो लिया था ना, वो ये था कि दोनों को समानता का अधिकार है, दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में ऐसी चीज आएगी कि जब सर एक फिजिकल हैंडीकैप्ड है या कुछ अलग उसमें डेफिनेशन मान लो डिफेक्शन है किसी भी चीज के अंदर, तो वो बराबर कैसे हुए? जो प्रायोरिटी जो सुपीरियर है उसको थोड़ा सा कम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो थोड़ा इंफीरियर है उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे। तो वो चीज अपन ने यूएसए से ली है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये। कंसेप्ट अपन ने यूएसए से लिया है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक।
ठीक है। यानी जैसे एक्सेप्शन की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, गवर्नर हो गया, फॉरेन डिग्नेटरीज हो गया। जैसे आपको पता होगा कि अपने अपने इंडिया के अंदर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे फॉरेन के कुछ जो लोग हैं, डेलीगेट्स जिसे बोलते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि यूएसए यूके से भी जो लोग हैं बाहर के, वो यहाँ पे आते हैं, और उनको अरेस्ट नहीं कर सकते आप सिविल मैटर के अंदर कभी। जैसे सेशन चल रहा होता है एमपी एलए का, जो पार्लियामेंट के अंदर चलता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली में चलता है, तो तब उस टाइम पे आप सिविल मैटर होने के बाद में आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर नॉर्मल व्यक्ति होता है और उसके अंदर कोई सिविल मैटर हो गया, कोई धांधली का, कोई एक्सटॉर्शन का, इस टाइप के अगर उसके ऊपर केस लगे हुए तो हाथों हाथ गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन इस उल्टा है इसका कि प्रेसिडेंट एमएलए वगैरह इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। इक्वालिटी का जो अपने पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इक्वालिटी, वो क्या बोलता है कि सभी को समान दृष्टि से देखिए, सभी पे समान चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, वो क्या है, सब्सिडी बाय गवर्नमेंट टू सोशल बैकवर्ड कम्युनिटी दैट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉर्मल जनता। जैसे आपको सब्सिडी मिलती है, जो नीचे सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आपको क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, लेकिन नॉर्मल लोगों को तो नहीं मिलती। तो ये क्या हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। मतलब सेम लोगों को सेम तरीके से, जैसे जो थोड़ा सा वीक है सेक्शन, उसको हमने अलग तरीके से ट्रीट किया है। ये चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आती है, जो कि यूएसए से लिया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 से 18 से राइट टू इक्वालिटी आते हैं सारे के सारे। और इसको रूल ऑफ लॉ किसने बोला था, एवी डिसवे ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 15, इक्वालिटी टू स्टेटस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी ये हो गया कि भेदभाव नहीं करना है आपको, इक्वालिटी, सभी के स्टेटस की इक्वालिटी देखनी है। तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। आर्टिकल 15 में 5 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको इक्वालिटी का लगाना पड़ेगा। उसके अंदर आप भेदभाव नहीं कर सकते, कोई से भी रेस से हो, मतलब किसी भी मान लो सोशल बैकवर्ड है या अमीर है गरीब है, आप इसके ऊपर नहीं बात करोगे। काला है गोरा है, इसके ऊपर बात नहीं करोगे। उसका जेंडर क्या है, वो मर्द है पुरुष है, उसके बारे में, मतलब पुरुष है और महिला है, उसके बारे में आप के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कर सकते कि आप पुरुष हो तो आपको अलाउ किया जाता है, आप महिला हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। रिलीजन, कोई भी धर्म से हो, कहीं से भी उन्होंने जन्म लिया हो, अपना कोई सा भी पैलेस हो, तो वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन नहीं होंगे। किस अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग। अगला आता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वालिटी को, इसमें आपको इक्वलिटी मिलेगी। यानी कोई भी आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो वहां पर आपको इक्वालिटी की नजर से देखा जाएगा। यानी आप किसकी संतान हो, डिसेंडेंट किसके हो, रेस किसके हो, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इसके अंदर 6 है। कौन कौन सा, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ में डिसेंडेंट भी ऐड हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप उनके अंदर भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये आर्टिकल नंबर 16 बोलता है। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करेगा, इक्वालिटी टू स्टेटस की बात करेगा, और 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी आनी चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 16, थोड़ा सा अपने को अंदर तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करते हैं 16(4) के अंदर है क्या, कि प्रमोशन एंड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट नॉट ए वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी। यानी अपॉइंटमेंट, जैसे कि प्रमोशन होता है, रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन जानते हो ना आप, कि कहीं वो 2% की, 5% की छूट मिलती है। जैसे SC ST हो गया, इनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है, ओबीसी को मिल जाता है, जनरल को नहीं मिलता है। तो वो राइट ऑफ इक्वालिटी का क्या नहीं है, वोलेशन नहीं है। आप ये चीज मत बोलना कि सर नौकरी के अंदर हर चीज बराबर होनी चाहिए, SC ST जो लोग हैं उनको कम नंबर लाकर भी सिलेक्शन हो जाता है, और जो बड़े तबके के लोग हैं, जैसे कि जनरल के जो लोग हैं, उनको ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि आप वहां पे राइट टू इक्वालिटी नहीं बता सकते, क्योंकि वो पहले से ही वीकर सेक्शन रहा हुआ है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हेल्प की गई थी, जो BR अम्बेडकर साहब ने की थी, आपको पता ही है। अब कौन कौन से केस हुए हैं, कमीशन बने हुए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले काका कलेकर कमीशन बैठा था, कब बैठा था, 1953 के अंदर। और 1953 के अंदर, ये अगर आपको याद होगा, तो पहला लिंग्विस्टिक बेस क्या बना था, स्टेट बना था, जो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। तो उसी टाइम पे काका कलेकर कमीशन बैठता है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जहां का चेयरमैन था काका कलेकर।
लेकिन उसकी रिपोर्ट वगैरह आती है फिर थोड़े दिन बाद, यानी काफी दिन बाद मंडल कमीशन बैठता है 1979 में, जो कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। रिकमेंडेड रिजर्वेशन टू ओबीसी 27% ड्यूरिंग द गवर्नमेंट, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। यानी जब अगर हम बात करें मंडल कमीशन 1979 में बैठता है, और उसके बाद में उसने जो बोला था कि ओबीसी को 27% तक का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली। उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो वीपी सिंह की थी। अब इंदिरा साहनी केस हुआ 1992 के अंदर। क्या हुआ केस? ये था, सबसे पहले तो बात कर रहे थे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फील्ड बाय एडवोकेट इंदिरा साहनी ने पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन डाला था। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने लिया है। ठीक है, इसमें क्या था कि रिजर्वेशन ऑन सोशल बेसिस नॉट इकोनॉमिक बेसिस, यानी इकोनॉमी कितनी, मतलब पैसा कितना कमाना, इस पे आप डिपेंड मत रहो, रिजर्वेशन इस आधार पे मत दो वो किस तबके से आता है, उसके ऊपर अपने को क्या देना है, रिजर्वेशन देना है, यानी सोशली बेस पे देना है, ना कि इकोनॉमिक बेस पे देना है। पहली बात तो ये होगी। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने जॉब ले ली, रिजर्वेशन थोड़ा आपके पास कोटा था, आपने जॉब ले ली, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर आप जो प्रमोशन जो होता है ना, एक मतलब सपोज दैट सबसे पहले वो एलडीसी बनता होगा, उसके बाद उसके बड़ी पोस्ट मिलती है डब्ल्यू की, इस टाइप से वो जो चलता है प्रमोशन का, उसके अंदर आप ये मत बोलो कि ये एससी से है तो इसका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, ये ओबीसी का है तो ये जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, ये जनरल का है तो इसको थोड़ा कम लेट करना है प्रमोशन, ऐसा नहीं चलेगा। ये इंदिरा साहनी केस की बात है। द सुप्रीम कोर्ट upheld the 27% reservation for OBC in government job but also set a 50% cap on total reservation, यानी 27% ओबीसी को दे दी गई थी रिजर्वेशन की, और ये कैप फिक्स कर दी गई थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा शुड नॉट एक्सीड मोर देन दिस। ठीक है, और क्रिमिनल लेयर टू बी आइडेंटिफाइड इन ओबीसी टू गिवन रिजर्वेशन, यानी एक तो आपने जैसे फॉर्म भरते हो कहीं भी तो आपने एक चीज देखी होगी कि ओबीसी के अंदर एक तो होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर जो होते हैं ना वो अच्छे मतलब पैसा कमा रहे होते हैं, उन्होंने टैक्स अच्छा भर रखा है, उनकी कमाई अच्छी है, तो उन ओबीसी वालों को ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, उनको फिर जनरल में शिफ्ट कर दिया जाता है। नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, यानी जिनके पास में इतना पैसा नहीं है, इतना टैक्स नहीं भर रहे, इसका उनकी कमाई कम है, तो वो क्या किस में आ जाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इसलिए उन्हें ओबीसी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सारा का सारा केस इंदिरा साहनी केस है। आपको एक एक चीज आपको याद रखनी है जो कि 1992 के अंदर हुआ है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फिल की गई थी, एडवोकेट थे इंदिरा साहनी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये यूएसए से अपने कंसेप्ट लिया है। अब आर्टिकल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत होता है उसको खत्म करने की आर्टिकल 17 बात करता है। आर्टिकल नंबर 18 जो है वो टाइटल को एबोलिशन की बात करता है कि आपको अगर कोई टाइटल दिया जाता है राजा महाराजा, ऐसे कभी किसी को नहीं मिलेगा। स्टेट कांट बी प्रोवाइड टाइटल, स्टेट जो है वो टाइटल को प्रोवाइड नहीं कर सकती, जैसे कि महाराजा है, ये दीवान है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं दे सकते। एक्सेप्शन क्या है कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे डॉक्टर आता है, पीएचडी करने बाद डॉक्टर लगता है तो वो लग सकता है, मिलिट्री और एक्सीलेंसी के अंदर जैसे कर्नल लगता है, तो वो सारी चीजें अलग है। लेकिन कोई स्टेट डायरेक्ट किसी को ये नहीं बोल सकता, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो स्टेट ऐसे प्रभावित होकर यह नहीं बोलेगा कि आप महाराजा हो, आप दीवान हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में या फिर एक्सीलेंसी और गैलेंट्री के फील्ड में, मिलिट्री में आपको मिल सकता है। ये 17 और 18 आर्टिकल हो गए। अब बात करते हैं 19 से 22। तो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, जिसमें हमने 14 की बात की जो कि राइट टू इक्वालिटी या फिर रूल ऑफ लॉ की बात की। 15 के अंदर हमने बात की थी कि राइट टू जो स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं, जिसके अंदर 5 थे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और अगले जो आर्टिकल 16 था उसके अंदर हमने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की इक्वालिटी की बात की थी, जिसके अंदर 6 आ जाता है, जिसमें डिसेंडेंट भी एक क्या रहता है, फैक्टर रहता है। आर्टिकल नंबर 17 जो अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल नंबर 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, और आर्टिकल नंबर 19 से 22 अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, यानी आर्टिकल जो पार्ट 3 था जिसमें 12 से 35 था, उसके टोटल 6 पार्ट अपने डिसाइड किए थे, उसमें एक हमने कंप्लीट कर लिया 14 से लेके 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी है। अब बात करते हैं अपन 19 से लेके 22 तक का। ठीक है, अब 19 से 22 क्या था, राइट टू फ्रीडम था अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी आपको ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज का फ्रीडम है, कुछ अपने पास में रिस्ट्रिक्शन भी है। अब क्या क्या है देखो, टोटल हम बात करें तो 19 में ए बी देखने को मिलेगा, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी, लेकिन एफ को काट दिया गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपको थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया गया था कि जब हमने आर्टिकल नंबर 31 के साथ में आर्टिकल 19(1)(f) को भी हटाया था, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आई होप आप समझ गए होंगे कि वो 19(1)(f) के ऊपर क्रॉस क्यों डाला गया है, क्योंकि वो हटा दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की।
हैज बीन रिव्यूड अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978। अब ये 19 का है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो याद करना, शामरो। क्या ट्रिक है? शामरो है। यानी एस का मतलब हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपको फ्रीडम है। कैन नॉट, पर इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप ऐसे नहीं किसी को गाली गलौज करोगे, डिफेम करोगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये 19 ए का पार्ट है, 1 ए का पार्ट है। 19 के अंदर 1 सब क्लोज है, उसका ए पार्ट है। उसके बाद अगर बात करें शामरू केंद्रित ट्रिक में, ए का मतलब होता है असेंबल विदाउट आर्म्स। यानी आप असेंबल ही कर सकते हो, लोगों की गैदरिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें ऐसे नहीं कि हसला बारूद लेके आ गए। तो इससे नो डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर को आप खराब नहीं कर सकते। ये 19(1)(b) का पार्ट। अब उसके बाद दोबारा ए का मतलब होता है होम एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हो। नो खालिस्तानी एसोसिएशन, ऐसे नहीं कि खालिस्तान अलग बना दिया, एसोसिएशन अलग बना दिया, ऐसा नहीं होगा। या और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी एडेड हुई थी 97वें कॉन्स्टिट्यूएंट 2011 के अंदर। ये आपको याद रखना है। 97th क्वेश्चन में था, उसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 19(1)(c) के अंदर है, वो आपको याद रखनी है, जो कि 97th क्वेश्चन 2011 में ऐड हुई थी। उसके बाद आता है एम। एम का मतलब है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी आप पूरे इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो। इसका प्रोस्टिट्यूट्स कांट बी मूव एवरीवेयर, प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, ये डी के अंदर है। ई की बात करें तो रिसाइड एनी वेयर, कैन नॉट रिसाइड द ट्राइबल एरियाज में रिसाइड नहीं कर सकते, बाकी कहीं भी इंडिया के टेरिटरी में रिसाइड कर सकते हो, ये ई की बात कर रहा है। एफ चला गया है क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था। फिर जी का बात करें तो वो काम तो ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, एक्सेप्ट ड्रग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, ऐसा तो कर नहीं सकते कि भैया ड्रग बेचने में लगे। बोला, हमने बोला गया था कि कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी धंधा उठा सकते हैं, तो ड्रग बेचने में लग गए, तो ये ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो, कोई भी आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर फ्रीडम है। तो शामरों के अंदर एस का मतलब स्पीच हो गया, फिर ए का मतलब असेंबल हो गया, फिर ए का मतलब एसोसिएशन हो गया। देखो ए में कंफ्यूज मत होना, असेंबल में देखो ए डबल एस तक तो स्पेलिंग सेम आती है, उसके बाद सबसे पहले ई आता है कि ओ आता है। तो देखिए नंबर वाइज अगर करते हैं तो ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो असेंबल वैसे याद रखोगे। फिर एसोसिएशन, सी के अंदर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में हुआ था। और अगर आपको पता होगा तो 96 का एक और था, याद है, जिसमें ओरिया को ओडिया से रिप्लेस कर दिया गया था, जो हमारी एक क्लासिकल लैंग्वेज में भी आती है, जो पार्ट नंबर इसके अंदर आती है 8 के अंदर आती है ऑफिशियल लैंग्वेज में। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, पहले 14 थी, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब 97th कॉन्स्टिट्यूएंट एक्ट जो है वो 19(1)(c) राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब कुछ हिडन राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आप इंटरनेट का जो इस्तेमाल कर रहे हो वो राइट कहाँ से मिला है। तो 19 आर्टिकल से मिला है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे लोग आरटीआई डालते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग, 19 के अकॉर्डिंग है। राजनारायण जो राइट टू फ्रीडम है ना, ये सॉरी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए केस हुआ था, सॉरी, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बस आपको इतना याद रखना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कौन सा केस है, तो आपको बस पेपर में टिक कर देना है कि राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस हुआ था, वहां पे था। इंटरनेट का जब भी पूछ लिया जाए, काफी बार एग्जाम में, 2-3 एग्जाम के अंदर मैंने तो खुद पर्सनली देखा है, फील किया है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि राइट टू जो अपने पास में इंटरनेट है ना, वो 19 के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 19(2) के अंदर। 19(1) के अंदर ABCDE, जिसमें एफ चला गया, जी तक है। 19(2) क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉडर्निटी। यानी अगर लगता है गवर्नमेंट को कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए तो इम्पोज किए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 19(2) के अंदर। तो आर्टिकल 19(1) में तो इन्होंने बढ़िया बोला कि आप ये करो, ये करो, ये करो। 19(2) के अंदर ही डाल रखा है ये चीज, भैया अगर हमें लगा तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, इम्पोज कर देंगे इंटरेस्ट को। इसके इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे धारा लगती है 144 एसेंसी वगैरह का और मोरालिटी वगैरह का। इसके ऊपर एक कमेंट किया था बहुत ही शानदार, जो कि सोमनाथ लहरी जी ने किया था। देखो कमेंट क्या था, आई फील दैट मेनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ए पुलिस कांस्टेबल। यानी ये बोलते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है, जिसमें बहुत सारे, तो क्या बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको ऐसे फ्रेम किया गया है, ऐसे फ्रेम किया गया जैसे किसी कोई कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल ये चीज सोच रहा हो। You will find that very minimum right have been conceived and are almost invariably followed by a proviso. Almost every article is followed by a proviso which takes away the right almost completely. यानी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा, जैसे क्योंकि इन्होंने बोला ना कि आप ये तो कर सकते हो लेकिन इसके साथ में ये नहीं कर सकते, आप सारी चीजों कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कोई पुलिस कांस्टेबल था, उसने ये सब कुछ उसके देखभाल के अंदर, उसके अंदर सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है।
तो ये अच्छा कमेंट था जो कि सोमनाथ लहरी जी ने बोला था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 के ऊपर चलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस के लिए होता है। ठीक है, यानी ये जैसे आपने कोई सजा काटी हुई है या फिर आपने कोई आप पे कोई केस चल रहा है, वो सही केस चल रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा उसकी बात करते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने जुलाई महीने के अंदर कोई भी बढ़िया सा कांड कर दिया, आपने जेल के लिए अपने खुद को तैयार कर लिया कि भैया कुछ भी मार दिया, किसी के साथ धांधली कर दी, वो हो गया। कब की बात कर रहे हैं? जुलाई महीने की। और उसी कानून, उसी जो आपने सजा, आप जिसके ऊपर आप क्रिमिनल केस आप पे हुआ है, उससे रिलेटेड एक कानून जो है वो जुलाई में आपने किया वो काम, और अगस्त के अंदर एक नया कानून आया जिसके अंदर ये बोला गया कि इसके लिए आपको सजा 2 साल नहीं 5 साल मिलेगी। लेकिन आपने वो जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है वो कब हुआ था? जुलाई के अंदर हुआ था। तो आपको सजा जो मिलेगी ना, वो जुलाई के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी अब 2 साल की मिलेगी, 5 साल की बढ़ के नहीं मिलेगी। क्योंकि 5 साल बनने, 5 साल की सजा काटने के लिए आपको जुलाई में नहीं, अगस्त के में जो कानून बना था उसके बाद करनी चाहिए थी। मेरी आप समझ गए बात कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लगेगा, नो डबल जियो पार्टी। ऐसा नहीं है कि एक ही आपने कांड किया उसकी सजा आपको 2 बार मिल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप खुद देखिए आर्टिकल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक अच्छे और एक बुरे व्यक्ति दोनों के अंदर चीजों को डिफाइन करता है। मतलब इन्होंने गलत काम किया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि भैया नो एक्स फैक्टो लगेगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो लगेगा। उसके साथ में आपको ऐसे नहीं कि दो दो बार सजा काटनी पड़ रही है। और नो सेल्फ इंक्रिप्शन इंक्रिमिनेशन ये नहीं होगा, यानी खुद ने आपने मान लिया कि यार मैंने किया था, ये जो भी कर्म किया था मैंने किया था। आप, वो जुडिशरी तय करेगी सारे के सारे एविडेंस देखे कि इन्होंने ये गलत काम किया या नहीं किया। तो बोला सर ये खुद का क्यों नहीं करते? अगर मैंने बोल रहा हूँ कि मैं जब कोर्ट में जज के सामने खड़ा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है, लेकिन फिर भी ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? तो इसके पीछे का एक कारण है। अब देखिए इसका कारण क्या है कि एक बहुत दिन पहले केस हुआ था यूपी के अंदर ही कि एक जो छोटी बच्ची थी ना, वो क्या हो गई थी, मर गई थी। ठीक है, और उसका जो छोटी बच्ची जो मरी थी ना, वो केस कुछ अच्छा ही, मतलब अच्छा का मतलब ये हो गया कि जब उसकी स्टडी पता चली तो लोगों के आंख की आंखें खुले रह गई। वो गाड़ी के नीचे आई किसी के बड़े अमीर घर के, मतलब लोगों के, जो गाड़ी चलाते हैं ना एकदम स्पीड से फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। ठीक है, अब आपको पता है कि ऐसा तो नहीं चाहेंगे, बड़ा घर का अमीर लड़का जैसे मान लो, तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे को सजा मिले। तो उन्होंने क्या बोला, अपने ड्राइवर को बोला, ये ड्राइवर को क्या बोला कि आप एक काम करो, आप जाओ कोर्ट के अंदर, आप बोल दो कि मैं गाड़ी चला रहा था, कुछ ड्रंक तो वगैरह था और मैंने किया था ये काम। तो बोला ऐसा लोग क्यों करेंगे, पैसे के लिए करते हैं लोग। पैसे के लिए बोला कि आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए देंगे, सजा काट के आ जाओ, आपकी फैमिली को हम ध्यान रखेंगे, ये वो सारा कुछ। तो वो चला गया। कौन? वो जो भी ड्राइवर था वो चला गया और कोर्ट के अंदर जाके बोल दिया कि मैंने मारा है साहब, मेरी गलती से ये एक्सीडेंट हो गया और ये लड़की मर गई। अब अगर मान लो वहां पे ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला हो, तो हाथों हाथ उसको ड्राइवर को सजा मिल जाती और रियल जो अपराधी था वो छूट जाता। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, हम पूरा चेक करेंगे, शिनाख्त होगी सारी की सारी, सीसीटीवी चेक होंगे कि कौन गाड़ी चला रहा था, क्या सिस्टम है पूरा। जब वो केस पूरा स्टडी हुआ, सब कुछ सारी की सारी चीजें खुली, तब जाके पता चला कि एक्चुअल में ड्राइवर तो था ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि नो सेल्फ इंक्रिप्शन चलेगा आर्टिकल नंबर 20 के अंदर, जो कि सी पार्ट के अंदर। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आर्टिकल 20 और 21 हमने बार बार बात की है कि कभी भी सस्पेंड नहीं होते, नेवर भी सस्पेंड। इनको सस्पेंड कोई नहीं कर सकता, भले ही इमरजेंसी लगी हो, भले ही कुछ भी लगा हो। तो आर्टिकल 20 आपको याद रखना है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस। कोई भी आपने ऑफेंस किया, कन्विक्शन और ऑफेंस के लिए आपको respect मतलब प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये चीज है। और 3 चीज आती है, नो एक्सपेक्ट लगेगा, उसके बाद में नो डबल जियो पार्टी होगी, और उसके बाद में तीसरे के अंदर नो सेल्फ इंक्रिप्शन होगा। अब आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कुछ चीजें देखो, जैसे राइट टू फूड है ना, जैसे राइट टू इंटरनेट अपन ने आर्टिकल 19 में पढ़ा है। आर्टिकल जो 21 है ना, वो राइट टू फूड की बात करता है, खाने का आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी खा सकते हो, खा मतलब हेल्थी चीजों की बात कर रहे हैं। राइट टू मेडिकल केयर आपको जरूरी, मतलब आपका एक राइट है। राइट टू शेल्टर हो गया, यानी कि आप अपने किसी घर के अंदर रह सकते हो, ये आपका राइट है। लाइवलीहुड हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, जैसे लोग बोलते हैं ना मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी मत करो, तो ये आर्टिकल 21 बोलता है। राइट टू एजुकेशन हो गया, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। हम 21 आर्टिकल आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आर्टिकल 21 की ये चीजें वो देख लेते हैं। राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट हो गया,
याद कैसे रखोगे कि आप सपोज दैट पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, तो एजुकेशन एजुकेशन जब आप कर रहे हो तो आपको फूड भी चाहिए होता है, आपको रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए होता है, कई बार तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकल केयर भी लगती है, आपको राइट टू लाइवलीहुड तो होना ही चाहिए, आपको प्राइवेसी भी होनी चाहिए, और हेल्थी इन्वायरमेंट में रहोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसे करके मतलब एजुकेशन से ही सारे संबंधित रख के आप इनको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, अब आर्टिकल 21 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत सारा ये बिखरा हुआ सा है, लेकिन एकदम एक नटशेल के अंदर अपन कर लेंगे, वन बाय वन आप समझते जाओ। ये आर्टिकल सबसे पहले बात करते हैं किस है क्या। राइट टू लिव एंड पर्सनल लायबिलिटी जो है, यानी खुद की लाइबिलिटी है भैया, हम भी कर सकते हैं, हमें जिंदा राइट टू जिंदा रहने का एक तरीके से आर्टिकल 21 हो गया। इसके अंदर कुछ चीजें वो देखो, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। ये आर्टिकल 21 हमने जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ से लिया था, आपको पढ़ा था जब अपन ने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है, वो आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी लाइफ को क्या नहीं कर सकता, डिप्रेव्ड नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता आपकी पर्सनल लिबर्टी को। कब तक? जब तक कोई भी प्रोसीजर स्टैब्लिशमेंट बाय लॉ नहीं होता है। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फॉरमोस्ट राइट है ये कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए, ये मोस्ट फंडामेंटल है, पहली बात तो ये। अब इसके ऊपर कुछ केस हुए थे, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे एक तो ये केस हुआ था ओल्गा टेलिस एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस हुआ था। यह केस क्या था, इसके ऊपर अपन इतना ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन पेपर में याद आए कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था केस, वो किससे रिलेटेड था, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड था। मोस्ट फंडामेंटल राइट का मतलब फेमस केस एक तो है गोपालन केस। इसके अंदर नैरो स्टांस दिया गया ऑन राइट टू लाइफ का, यानी ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं बताया गया, बस नैरो स्कैप देके, नैरो स्टांस देके छोड़ दिया गया गोपालन केस के अंदर। लेकिन जब मेनका गांधी केस होता है, जिसके अंदर वाइड स्टैंस दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न गोपालन केस जो है उसको, ओवरटर्न केस जैसे बोला गया था ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने फैसले को चेंज कर सकते हैं, तो गोपालन केस के अंदर जो बोला गया था उसको ओवरटर्न किया सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज ए फंडामेंटल राइट। कुछ केस वगैरह हो गए थे, तो वो मेनका गांधी जो बाहर जाना चाह रही थी विदेश के अंदर, कोई काम से रिलेटेड, उनकी फैमिली के ऊपर कुछ केस चल रहे थे, लेकिन वो उनको जाने नहीं दिया गया। तो ये राइट बाद में जब केस लगा, फंडामेंटल राइट में आया, तो बोला गया राइट टू अब्रोड जो है, बाहर जाने का जो फंडामेंटल राइट है, वो हमें आर्टिकल 21 देता है। अब देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ये इसका मतलब है कि अनफेयर लॉ ड्यू टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ये तो हमें पता ही है कि अगर मान लो अनफेयर है कोई भी लॉ, तो जुडिशरी उसे क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। प्रोसेस ऑफ लॉ नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ की प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, ये ओरिजिनेट तो विथ इंग्लैंड से और बाद में यूएस के द्वारा लेटर अडोप्टेड बाय यूएस के द्वारा अडोप्ट कर ली गई थी। तो एक तो देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो इंदिरा साहनी 1992 के अंदर हुआ है, जो यूएसए से लिया अपन ने। वो 16/4 के अंदर अपन ने अलग ही पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने केस पढ़े थे, ठीक है ना, जिसके अंदर काका कलेकर कमीशन 1953 के अंदर बैठता है, याद करवाया था ना आंध्र प्रदेश वाले से। फिर 1979 में बैठता है मंडल कमीशन, वीपी सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे। फिर आपको थोड़ा आगे पढ़ाया गया था, तब आपको बताया गया था इंदिरा साहनी केस 1992 में हुआ, वो आर्टिकल 16 अलग है। आर्टिकल 21 जो मेनका गांधी से रिलेटेड है, जो दूसरा दिया गया था, वाइडर स्टांस दिया गया था, और प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ के ऊपर बात की गई थी, और प्रोसीजर ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मान लो वो दूसरा बताया था ना बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केस वन भारतीय केस 1973 में हुआ था, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, लेकिन ओरिजिनेट जो है वो यूके से हुआ है, और यूएस ने इसको बाद में क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। और ओल्गा टेनिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस भी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अब आर्टिकल 21 के सब पार्ट, एक ही सब पार्ट है जो अच्छा इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पढ़ना है, कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन का राइट जो है वो आर्टिकल 21 ए देता है, और ये एड ऑन हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूएंट एक्ट 2002 के अंदर, जिसके अंदर डीपीएसपी जो था ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो अपन आर्टिकल नंबर 35 से 51 तक पढ़ने वाले, 36 से 51 मतलब पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर भी राइट टू एजुकेशन की कहीं ना कहीं बात होती है, वो भी अपन देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें जो 11वीं ऐड की गई थी राइट टू एजुकेशन की, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो उनमें लगभग सभी में चेंजेस हुआ था, हर एक पार्ट के अंदर एजुकेशन राइट का चेंज हुआ था। तो आर्ट फंडामेंटल राइट में भी हुआ है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूएंट 2002 के अंदर। लेकिन याद रखना एज का, कई बार एज से रिलेटेड पूछ लेता है कि कितने से कितने साल, तो 6 से लेके, अब आप 1 से 7 तो कर नहीं सकते, बोला आज बच्चे जन्मते ही स्टार्ट हो गया पढ़ना, तो लगभग 5 से 6 साल का एज का होता है, तब उसके पढ़ने का जो है प्राइमरी एजुकेशन का राइट है। दिस आर्टिकल प्रोविजन इंक्लूड
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिप्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, रिमूविंग फाइनेंशियल बैरियर्स टू एक्सेस द एजुकेशन, जैसे गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि भैया आराम से आप पढ़ो, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड क्वालिफाइड टीचर उनको मिलने चाहिए। तो ये राइट टू एजुकेशन के कुछ प्रोविंसेस है जो मिलते हैं। तो 6 से 14 ईयर के अंदर की बात होती है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर 21 से ऐड हुआ था। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट के अंदर आर 2 बार आ रहा है क्या? आर्टिकल 22 के अंदर अरेस्ट की बात होती है। जब भी आपको आर्टिकल 22 दिखा तो अरेस्ट नाम देखने को मिलेगा, टिक कर देना। ठीक है, यानी आपका अरेस्ट और डिटेंशन जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोटेक्शन मिलता है उसकी बात करते हैं। पहला है ये है कि सूचित किया जाएगा क्यों अरेस्ट किया गया है। सूचित करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को सामने प्रस्तुत करेंगे और लीगल वकील मिलेगा। देखो ये लाइन वाइज है। सबसे पहले क्या होता है, उसको उठाया जाता है उसके घर से, मतलब उसको सूचित किया जाता है भैया हम तेरे को धरने आ रहे हैं, ठीक है, घर पे। फिर जैसे ही वो उसको मान लो जेल में डाल दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट है कि मान लो छुट्टी वुट्टी चल रही है तो अलग बात है, बाकी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। जब पेश करोगे तब उस टाइम वकील की जरूरत पड़ेगी, तो लीगल वकील भी मिलेगा। ठीक है, आपने गलत काम किया है ना, जैसे निर्भया हत्याकांड जो हुआ था उसके अंदर भी उनके जो दोषी थे उनको वकील तो मिलता है। ठीक है, जैसे कि डेयर्स वो अपन ने इंग्लिश के अंदर एक वन वर्ड पढ़ते हैं, डेविल्स एडवोकेट, यानी जो गलत आदमी होता है उसकी भी तरफदारी करने वाले लोग होते हैं। तो डेविल्स एडवोकेट टाइप का आप सोच सकते हो, जो गलत काम करता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम सही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें एक गवर्नमेंट वकील मिलता है, सरकारी वकील मिलता है आपको। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्या हो गया, राइट टू अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसके अंदर 3 होते हैं। सूचित किया जाएगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और लीगल वकील मिलेगा। इट फील्स लाइक क्राइम कर सकते हैं, उसी क्राइम को रोकने के लिए डिटेंशन होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये केस मतलब इसमें कुछ कर सकता है गलत, तो डिटेन कर सकते हैं। जैसे रोल एक्ट हटाया था 1919 के अंदर डिटेंशन वाला। आई होप आपने हिस्ट्री में चीज पढ़ी होगी। जब नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अपन जब हिस्ट्री क्लासेस कर रहे होंगे तब अपन उसे आराम से एलोबरेट तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 23 से 24 की। आर्टिकल 19 से 22 फ्रीडम का हो चुका है। 23 जो से 24 जो है वो किसकी बात कर रहा था, वो बात कर रहा था एक्सप्लोइटेशन के विरुद्ध। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होगा जो कि शोषण होता है। आर्टिकल 22 में रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सच एज व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स इमरजेंसी। यानी आर्टिकल 22 जैसे हमने बात की थी 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, 22 हो सकता है। कभी मान लो रजिस्ट्री के सामने पेश नहीं किया या सूचित ही नहीं किया, आपको हाथों हाथ उठा लिया या वकील वगैरह का दिक्कत हो गया, तो वो आर्टिकल 22 के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है जब इमरजेंसी चलती है। 23 तो इसकी बात करते हैं जो कि एक्सप्लोइटेशन की खरीदता है, शोषण की खरीदता है। तो 23 क्या बोलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये प्रोहिबिट किए जाते हैं। आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बोला जबरदस्ती किसी से काम करवा लिया या ह्यूमन ट्रैफिक करने लग गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते हैं क्या? एक प्रदेश के कुछ लोग हैं जो थोड़े गरीब तबके के हैं, मजदूर टाइप के, आपने उनको उठा लिया, बोला उधर लेके जाएंगे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 24 जो वो चाइल्ड लेबर की बात करता है। ठीक है, तो जैसे एसएससी वाले बच्चे तो आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि देखो 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है, सी 3 नंबर पे तो आता है रीजनिंग के अंदर। थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड किया गया है। 14 साल के जो कम बच्चे हैं कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस प्लेस, यानी जो बहुत ही खतरनाक जगह होती हैं, डेंजरस प्लेस होते हैं, वहां पे आप उन्हें काम करने के लिए नहीं बोल सकते। कैन वर्क इन सेफ प्लेस बट इन नॉन स्कूल हावर्स, मतलब काम गलत जगह, देखो जहाँ पे ऐसा लग रहा है खतरे की जगह है काम करना, फैक्ट्री वगैरह में अंदर, वहां तो काम आप करवा ही नहीं सकते। लेकिन मान लो अगर आपको करवाना है तो सेफ पैलेस के अंदर, जैसे कि आपने कई बच्चों को देखा होगा कि स्कूल से आते ही अपने पापा या मम्मी जहाँ पे काम करते हैं वहां चले जाते हैं। जैसे कई लोग बच्चे दुकान में बैठ जाते हैं, कई लोग अपना सामान बेचते हैं। तो स्कूल के जब स्कूल की घंटे नहीं चल रहे होते ना, तब आप वो काम कर सकते हो, लेकिन सेफ पैलेस के अंदर करना जरूरी है। के अंदर देखो एक्सेप्शन है। दिस आर्टिकल स्टेट कैन फोर्स पीपल टू, यानी फोर्स लेबर, यानी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, लेकिन स्टेट चाहे तो करवा सकती है। कंपलसरी सर्विस कर सकती है ड्यूरिंग वॉर। वॉर के टाइम अगर वॉर हो गया मान लो इंडिया किसी दूसरे देश के साथ में, तो तब उन्हें बोला जाएगा कि भैया आप देश के लिए अपनी जान दो। अब आपको देश के लिए लड़ना पड़ेगा, देश के साथ रहना पड़ेगा, तो कंपलसरी हो सकता है वो चीज। जैसे चाइना वगैरह के अंदर आपको पता होगा कि 2 या 3, आई थिंक मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे कंपलसरी है कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। 2-3 साल के लिए आपको वहां जाना ही जाना पड़ेगा। तो वो कंपलसरी हो गया, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो आर्टिकल 23 जो क्लियर हो गया। 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है
फोर्स लेबर से रिलेटेड है, और चॉइस जो है वो 2 3 4 मतलब चाइल्ड जो अपने पास में लेबर है उनको प्रोहिबिट किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28। ये छोटे छोटे आर्टिकल अब हो जाएंगे कंप्लीट। 25 से 28 जो आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म से फ्रीडम की बात करता है। मतलब आपके धर्म के लिए आपकी फ्रीडम है कैसे। 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंसनेस, आप किसी के अंदर भी अपना भावना व्यक्त कर सकते हो किसी भी धर्म, तो आप ऐसा आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आप इसको धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हो। आर्टिकल 25 है, यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंसनेस है। आर्टिकल जो 26 है वो कलेक्टिव राइट ऑफ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। देखो आर्टिकल 25 जो है ना वो इंडिविजुअल की बात करता है, हर एक आदमी अपना अपना धर्म को देख सकता है, उसको फ्रीडम है। और आर्टिकल 26 बोलता है कि कलेक्टिवली कोई यहाँ से दिखाना चाहते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप है, बहुत सारे लोग मिले हुए, वो अपना फ्रीडम दिखा सकते हैं, रिलीजियस मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर। जैसे कि मान लो मंदिर मंदिर बनाया, मंदिर में पूजा करने लगे, एक साथ रैली निकाल ली, लेकिन पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 के अंदर क्लोज देखो, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ओवन एंड एक्वायर्ड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये सारी की सारी चीजें आती है आर्टिकल 26 में। 27 में आता है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स। धर्म के नाम पे जो टैक्स लेते हैं लोग, उनसे आप फ्रीडम रख सकते हो। ऐसे नहीं है कि चंदा देना ही पड़ेगा, या किसी भी चीज के लिए अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं, आप फ्रीडम हो। आर्टिकल 27 में होता है। और आर्टिकल 28 क्या बोलता है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अंदर नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप ये नहीं बोल सकते किसी बच्चे को कि भैया आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। आप हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, आप मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। देखो, एक तो होता है धार्मिक इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर मान लो मदरसा ही बना हुआ है या गुरुकुल ही बना हुआ है, तो वहां पे आप अपना कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट का अगर कोई मान लो इंस्टीट्यूशन है, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, तो वहां पर आप इन चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकते। या आर्टिकल नंबर 28 पे बैठाते हैं। ठीक है, तो 25 से 28 क्लियर हो गया। 25 इंडिविजुअल, 26 के अंदर कलेक्टिवली, 27 के अंदर टैक्स, और 28 के अंदर धार्मिक इंस्टीट्यूशन की बात होती है कि कोई गवर्नमेंट के अंदर अलाउ नहीं होता इस टाइप की चीजें। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का। आर्टिकल 29 बोलता है राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ एवरी सिटीजन फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी किसी भी सेक्शन, तो सोसाइटी का कोई भी सेक्शन तबका है, वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये चीज याद रखना, ये माइनॉरिटीज के लिए बात नहीं की है। जो छोटा तबका है ना, जो कम लोग हैं, जिनकी माइनॉरिटी है, उनके ऊपर बात नहीं है। वो आर्टिकल 29 तो सब पे लागू है। कोई भी हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, बड़े बड़े धर्म जैसे बात करते हैं अपन, तो उनके ऊपर भी, जैसे धर्म तो चलो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो मास होता है उसके ऊपर बात करता है। जैसे बहुत लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा तबका मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, तो ये चार उभर कर आते हैं, बाकी धर्म बहुत सारे हैं। आर्टिकल 29 बोलता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 30 बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली फॉर माइनॉरिटीज इज नाउ हेयर डिफाइंड, जो कि डिफाइन भी है। मतलब कोई मान लीजिए कोई छोटा सा 5 10 15 20 लोग हैं, कोई शहर है, उसके अंदर अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं कल्चर और एजुकेशनल राइट के लिए, रिलीजियस एजुकेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, तो उनको कोई भी मना नहीं कर सकता, वो आपको बना सकते हो। वो माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिक करता है माइनॉरिटीज का। ये पेपर में आता है कि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज की बात होती है 30 के अंदर, तो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी की बात होती है। कैन प्रोवाइड एजुकेशनल टू हिज हर चाइल्ड इन नेटिव लैंग्वेज। ये आर्टिकल 29 है कि अपने बच्चे को अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो नेटिव लैंग्वेज, नेटिव को हम लोग जानेंगे ना, जो आपकी रूट है, उस वहां की लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हो। अब आर्टिकल 32 से 35 यहाँ पे आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 32 जो है, 31 तो आपको पता नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो चला गया, कहाँ चला गया, पार्ट 12 में, आर्टिकल नंबर 300A के अंदर लीगल राइट में चला गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडिटी, मतलब आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। क्योंकि आर्टिकल 32 जो है ना, वो सभी जितने भी 14 से के आर्टिकल आए हैं ना फंडामेंटल राइट को, उनको बचाता है। उनके खिलाफ अगर कोई भी चीज आपके साथ होती है तो आर्टिकल 32 में चले जाओ, वो आपको सारा का सारा मामला सेट कर देगा। जैसे आर्टिकल 226 है, वो कैन अप्रोच हाई कोर्ट व्हेन राइट्स आर वायलेटेड। तो आर्टिकल 32 जो है ना, उसके अंदर तो आपको सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही चीजें देख लेगा। लेकिन मान लो आपको हाई कोर्ट जाए, तो फिर आर्टिकल 226 की हेल्प लेनी पड़ती है। वहां पर राइट कोई भी या वोलेट हुआ है तो हाई कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपकी हेल्प करेगा। अब रीट्स वर्सेस जुरिडिक्शन देख लेते हैं होता क्या है। जैसे रीट्स सबने यूके से लिया था,
आपको पता होगा सिंगल सिटीजन पर ने यूके से लिया था, रोल ऑफ लॉ भी वहीं से लिया था। तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रेफ्यूज टू इश्यू रिट बट हाई कोर्ट कैन व्हेन वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है, फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों पे दिक्कत आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि नहीं भैया हम इसका मामला नहीं देखेंगे, लेकिन हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिडिक्शन। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के पास में रिट होते हैं बेटा टोटल 5। ठीक है, अब हाई कोर्ट के पास में 5 से भी ज्यादा रिट्स का अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास में ओनली 5 की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट फॉर फंडामेंटल राइट ओनली बट हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जो जारी करने का होता है ना, एक्सेस, वो ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है वो रिट्स को। लेकिन हाई कोर्ट जो होता है ना, उसके पास लीगल राइट हो गया चाहे फंडामेंटल राइट हो गया, दोनों ही उसके पास में एक्सेस होता है रिट जारी करने का। अब आता है कि रिट होती क्या, टाइप्स ऑफ रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आर्टिकल 32 जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट वाला था, और आर्टिकल 226 के अंदर रिट हाई कोर्ट जारी करता है, ये तो मैंने देख लिया। अब पहली अगर बात करें कि हैबेस कॉर्पस क्या है, इट लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। अब मान लो कोई बंदा था, ठीक है, और उसको किसी ने घर से उठा लिया, फंडामेंटल राइट का तो अपमान हो गया ना। तो उसके घर वाले गए पुलिस के पास, बोला सर ये बात हो गई, ये चीजें हुई है, फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं वोलेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोसीजर बाय द लेटेस्ट बॉडी बिफोर द कोर्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल कैन बी सर्व्ड। यानी या तो हो सकता है धर लिया गया वो कुछ सरकारी संस्था थी, मतलब गवर्नमेंट का था, पुलिस वगैरह ने किसी को उठा लिया, या मान लो कोई आदमी था दूसरे ने उसको फिरौती विरौती के मामले में उसको उठा लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें बॉडी ला के दो भैया उसकी। हमें उसकी बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जिंदा, मतलब मरने वाली बॉडी वो नहीं है, कि वो बंदा कहाँ गायब हुआ है, वो हाथों हाथ हमें कोर्ट में चाहिए, कोर्ट के रूम में चाहिए, तो टू हैव द बॉडी ऑफ हो गया। और ये किसके लिए है, ये पब्लिक अथॉरिटीज को भी यही चीज बोली जाती है और प्राइवेट अथॉरिटी को भी ये बोला जाता है, ये रिट होती है एब्रस कॉर्पस। उसके बाद आते हैं मैंडेमस। मैंडेमस क्या होती है रिट, इट लिटरली मीन्स द वी कमांड। तो पेपर में पता है क्या आता है, पहले तो ये बोलता है हैबरस कॉर्पस क्या है, तो जो भी ऑप्शन देखने को मिले टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही हो जाएगा। किसके लिए है ये भी पूछा जा सकता है, तो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल की भी बात करते हैं। मैंडेमस क्या है, हम कमांड देते हैं, वी कमांड, मैंडेमेंट वी कमांड है। मैंडेमस के अंदर कमांड से मांड से याद रखते हुए कमांड दे रहे हैं, डायरेक्टिव टू ए पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, तो ये पब्लिक ऑफिशियल के लिए रिक्वेस्टिंग टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी व्हेन फेल टू परफॉर्म और रिफ्यूज टू डू इट। मान लो आपने, आप आरटीओ के अंदर गए और आपने बोला यार मुझे मेरा लाइसेंस बनाना, लेकिन उसे मना कर दिया, आपने बोला यार मेरे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, तो आप गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट डालने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, मैंडेमस जारी करता है। हम कमांड देते हैं, ये लेकिन वो ओनली पब्लिक ऑफिशियल के लिए बात होती है ये। इट कैट बी अगेंस्ट इन पब्लिक फिगर, कॉर्पोरेशन हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, जो छोटे कोर्ट होते हैं ना उनके ऊपर भी, प्राइवेट अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा, ओनली बोर पब्लिक वाले के लिए। तो हम कमांड देते हैं कि भैया ये काम करो, तो भी कमांड से आता है मैंडेमस। अगला रिट आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या हो गया, इट लिटरली मीन्स बाय वोट अथॉरिटी और वारंट, यानी किस अथॉरिटी से या किस वारंट से आपने चीज की है। इट इश्यूड बाय द कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द लीगली ऑफ ए पर्सन क्लेम टू ए पब्लिक ऑफिस। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है मैं तो आईबी के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हूं, मैं तो इसका यहाँ पे अध्यक्ष हूँ, जैसे आपने कई चीज देखी होगी कि कई आदमी फेक आईएएस बन के घूमते हैं, सारी से फैसिलिटी दे देते हैं, फिर पता चलता है ये तो फेक था। तो अपने पास में सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, क्यू वारंटो करता है कि बाय द वोट अथॉरिटी, किस वारंट के अंदर, किस अथॉरिटी के अंदर आप ये चीज कर रहे हो, ओनली इशूड इन द केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोबेशन, मना करना, फॉरबिड करना, टू लिटरली मींस प्रोहिबिटेड मतलब फॉरबिड। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम द एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है, एक्सीड करना है जुरिडिक्शन के एरिया को, तो ऊपर वाला हाई कोर्ट टाइप का जो होता है ना, हायर कोर्ट होता है, वो नीचे वाले कोर्ट को भेजता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेज सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को भेज सकता है, फिर हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल वालों को भेज सकता है। ओनली जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कैन बी सर्व्ड, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन जो है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए होता है। और ऐसे सर्चोरी का मतलब हो गया टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड करो आप सबसे पहले, ये एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, लैक ऑफ जुडिक्शन, अगर लीगल एरर हो रहा है तो ये भी क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडीज के लिए होता है। नोट एडमिनिस्ट्रेटिव वंस। अब आपको याद क्या रखना है, हाब्रस कोपरस का मतलब हो गया
टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस का मतलब वी कमांड, क्यू वारंटो बाय द वोट अथॉरिटी और वोट वारंट, प्रोविशन का मतलब फॉरबिड करना, और सर्श्योरी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि हाब्रस कोपरस जो है आपको याद भी अच्छे से याद रखना है। एच एच जैसे जैसे याद करो है ना, HMQPC, HMQPC। आपको जैसे ये अगर लेटर जो अपना पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा स्क्रीन है, तो दिमाग में एज इट इज छप जाना चाहिए। ये हैब्रस कोपरस की बात करता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात करता है। मैंडेमस कमांड किसको करोगे, पब्लिक वालों को ही करोगे। क्यू वारंटो में किसको करोगे, वाइड वोट अथॉरिटी, वो सारा पब्लिक का रहेगा। प्रोबेशन मना किसको करोगे, वो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल के लिए होगा। सर्च्योर सर्टेन किसको करोगे, वो क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल होगा। ये सारी चीज आपको देख बता दी है। The command to forbid to be certified by the vote authority. Any other court, Parliament can authorize any other court than Supreme Court and High Court to issue writs. ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो अथॉरिटी रखती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही देती है वैसे तो रिट्स, लेकिन कोई दूसरा कोर्ट भी दे सकता है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आर्टिकल नंबर 33 हमने बात करेंगे अब कि पार्लियामेंट, 1 सेकेंड, आर्टिकल 33 जो है पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड पर्सनल, से याद रखना है आर्म्ड पर्सनल जो होते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं, उनके लिए वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भैया आप है ना इस चीज में ना करो। जैसे कई लोग आपने वीडियोस देखे होंगे कि आर्मी का बंदा रो रहा है, लेकिन उसको पार्लियामेंट पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आर्मी वाले लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। आर्मी वाले ये बताओ कि सेम ड्रेस कोड होते हैं सभी आर्मी के, सेम ड्रेस होते हैं ना, तो देखो तीन तीन सेम सेम हो गया, 33 से आप याद रख सकते हो आर्म्ड पर्सन के लिए। मतलब ट्रिक है एक तरीके से, थोड़ा याद करिए। जैसे 22 अरेस्ट का था, RR 2 बार आता, 33 के अंदर आर्मी का 3 3 आ गया। 34 जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट व्हेन मार्शल लॉ इज इन्फोर्स ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब फंडामेंटल राइट कुछ स्पेसिफिक एरिया का खत्म हो जाएगा, कब, जो मार्शल लॉ लगेगा, कि मार्शल लॉ है वो पर्टिकुलर एरिया में लगता है, इमरजेंसी पे पूरे देश में लगती है, वो चीज आपको पता ही है। आर्टिकल 35 ये है कि पावर टू मेक टू लॉज, जैसे मैंने बात की थी कि जैसे आर्टिकल 11 के अंदर क्या किया था कि सिटीजनशिप के अंदर एक्ट जो पार्लियामेंट बना सकता है, लास्ट आर्टिकल हो जाता है। देखो इसका भी लास्ट आर्टिकल क्या है कि पावर जो है फंडामेंटल राइट को करने की वो पार्लियामेंट के पास होती है, वो चेंज कर सकता है। सम फंडामेंटल राइट ओनली अवेलेबल इन इंडियन सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंडियन को मिला है, जैसे फॉरेन के अंदर कोई बंदा घूमने आया यहाँ पे, तो उसे वो फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे, जो ओनली ऑल इंडियन को मिलेंगे। कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29, 30, टोटल 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो इंडिया वालों को ही मिलते हैं, फॉरेन वाले लोगों को नहीं मिलते। याद 2 3 4 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। 15, जैसे 15 किसका था बताओ, स्टेटस का था। 16 कौन से का था, एम्प्लॉयमेंट का था। उसके बाद 19 का कौन सा था, शामरो वाला था। 29 का कौन सा था, 29 और 30 याद है ना, कल्चर और एजुकेशन राइट, वो इंडिया वालों को बोला है। तो 15, 16, 19, 29, 30। ट्रिक जैसे कि आपको पता है कि लो क्रेडिट्स डाउट सामरो, तो ये तो आपको पता ही है। टी का मतलब याद करने का, वैसे मेरे को हिसाब से लगता है इतने अच्छे से पढ़ाया कि आप याद रख सकते हो। बाकी TOUBT सामरो, CLEAN, तो आपको ये से याद रख सकते हो, लेकिन पीछे क्यों जा रहे हैं, है ना, तो याद रख सकते हो। आर्टिकल ड्यूरिंग 44 सेकंड क्वेश्चन इंदिरा गांधी थी, अपने को पता ही है, पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। 42nd क्वेश्चन 1976 से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अपन ने प्रियम्बल में भी सिस ऐड किया था। कौन कौन सा, सोवन सोशलिस्टिक, सोवन तो पहले से था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले से था, लेकिन सोशलिस्टिक और सेक्युलरिज्म जो बाद में ऐड हुआ था, और एक इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ था। तो वो सारी चीजें अपन पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सरदार हुकुम सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो थोड़ा सा फेमस कोट है, उसको आपको याद रखना है कि हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन द मेजोरिटी टू सी दैट इन फैक्ट ऑफ माइनॉरिटी फील सिक्योर। ये मेजोरिटी का एक क्या बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि माइनॉरिटीज जो है वो क्या सिक्योर फील कर रही है, नहीं कर रही। द ओनली सेफ्टी फॉर द माइनॉरिटीज लाइज इन द सेक्युलर स्टेट, और सेफ्टी जो है माइनॉरिटीज की वो एक सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष, जिसके अंदर कोई भी ऐसे नहीं है कि एक धर्म नहीं है, उसके अंदर ही माइनॉरिटीज की सेफ्टी देखने को मिलती है। वो सरदार हुकुम सिंह ने बताया था। क्लियर है, चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लास क्लियर हो गई होगी। बहुत डेप्थ के अंदर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट को आपके पेपर में देखने को मिलता है, जो कि मिलेगा भी, क्योंकि फंडामेंटल राइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है हर बार, तो आप आराम से सेफली तरीके से कर पाओगे। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लासेज में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।